गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्रवण कुमार मिश्रा, प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल बारियातू। आज आपके बीच कक्षा 10 के विषय हिस्ट्री के दूसरे भाग में पहला चैप्टर जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे कि कैसे आज विश्व जो है एक हुआ, इसके बनने की प्रक्रिया कैसे हुई, इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें लिखता क्या है कि आधुनिक युग से पहले जब हम बात करते हैं प्राचीन व्यवस्था को, जैसे वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण के तौर पे जो हम आज जो व्यवस्था देखते हैं कि आज एक दूसरे के साथ विश्व में सारे देश जुड़े हैं, सारे संबंध जुड़े हैं। लेकिन इस जुड़ाव का कारण जो है पिछले 50-100 वर्षों से 50 सालों या 100 सालों की जो व्यवस्था जो बनती आई है, उसी के तहत आज हम वैश्वीकरण की बात करते हैं। लेकिन जिस वक्त यह व्यवस्था वैश्वीकरण नहीं था, उस वक्त लोग कैसे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े, कैसे एक दूसरे के संस्कृति से रूबरू हुए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें आज इस चैप्टर पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आप जानेंगे कि आज जो व्यापार दुनिया भर में हो रहा है, वह व्यापार प्राचीन काल में भी छोटे छोटे देशों, छोटी छोटी व्यवस्थाओं से चल रहा था। अलग बात है कि आज समुद्री मार्ग है, हवाई मार्ग है, लेकिन उस वक्त भी स्थल मार्ग से कुछ देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस व्यवस्था में सबसे पहला जो व्यवस्था आता है वो है सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग के रूप से ही यूरोपवासी या यूरोपीय व्यापार पश्चिमी एशिया तक जो है, पूर्वी एशिया तक जो है, पश्चिमी एशिया तक अपना व्यापार किया करते थे। वो यूरोप से कीमती धातु लेकर के एशिया तक आते थे और एशिया से सिल्क वस्तु, सिल्क के कपड़े और मसाले भारत से ये सब लेकर के यूरोपीय बाजार तक बेचते थे, जिसके माध्यम से इसी रूट के माध्यम से वो व्यापार फलता फूलता था। लेकिन इसी रूट के माध्यम से धीरे धीरे क्या हुआ कि इस्लाम का और जो यात्री आए, व्यापारी आए, पुजारी आए, तीर्थयात्री आए, है ना, तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने अपने व्यवस्थाओं को, अपनी संस्कृति को साथ लाया और जाने अनजाने लोगों को नई नई चीज़ों से रूबरू कराया। तो इन सब चीज़ों को हम जानते हैं कि सिल्क मार्ग के द्वारा बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे यात्री, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु कई देशों के दूसरे भागों में, विश्व के कई भागों में पहुँचे और उन्होंने इंसानियत या इंसानों की जो छवियाँ हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको परिचित कराया। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी मूल्य मान्यताएं, अपने हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि बीमारी, कीटाणु भी लेकर के एक देश से दूसरे देश तक पहुँचे, है ना। आप जब समुद्री मार्ग से व्यापार होने की बात पर हम बात करते हैं तो हमें याद आता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये ऐसी सभ्यता थी जब समुद्र के किनारे किनारे जो है रास्ते बने हुए होते थे और एक दूसरे से दूसरे देशों तक संपर्क बना हुआ होता था। ठीक है, इसी माध्यम से सिल्क रूट जो है दुनिया भर के दूर दूर तक पहुंचाने का एक व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे ज़्यादा जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों से रूप में दिखाई देता है। तो एशिया का जुड़ाव यूरोप तक था या फिर दक्षिण अफ्रीका तक था। तो बहुत सारे व्यापारी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लोग एक दूसरे की संस्कृति से जुड़े हुए थे, एक दूसरे की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे अब अलग रूप ले रहा था, एक अलग व्यवस्था ले रही थी, एक अलग मुद्रा का रूप ले रहा था, कीमती धातुओं का व्यवस्था का रूप ले रहा था।
बहुत सारी कीमती धातुएं जब किसी दूसरे देशों में पाई जाती थी तो लोग उधर आकर्षित होते थे और उन कीमती धातुओं को पाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। इसी व्यवस्था में भूमंड इससे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से परिचित हुए, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के साथ उनका संबंध बना। इसी कड़ी में दूसरा आगे है भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। आज जो हम बहुत सारे भोजन करते हैं या खाते हैं या हमारे देश में हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आने वाले आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या यह भोजन हमारे थे या नहीं थे, इनका जन्म कैसे हुआ, ये हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये जाने अनजाने भोजन जो है कई देशों से कई दूसरे देशों तक उपलब्ध पहुंच गए। आज इसको हम मुख्य भोजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, वह कभी हमारा भोजन था ही नहीं। कुछ हम ऐसे चीज़ों का प्रयोग के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन जो व्यापारी हमारे साथ आए वो जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे बीज लेकर आए जो रास्ते में उन्होंने बो दिया, है ना। आज का आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आज हम खाते हैं, लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ इनके बारे में हम जानते तक नहीं है इनका, क्योंकि इनको अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। इसी के कड़ी में हम स्पेगेटी नूडल्स, जिसको हम लोग फटाफट तैयार भोजन मानते हैं, इनको भी हम बड़े चाव से खाते हैं। आज भारत में तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे नूडल्स के कॉर्नर लगे हुए हैं, लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। लेकिन यह जो नूडल्स है ये चीन के होते हुए ईरान होते हुए पहले यूरोप के बाज़ारों में पहुंचा और फिर यूरोप से भारत तक आया। कहने का मकसद है कि ये भोजन की यात्रा जो है कैसे एक देश से दूसरे देश का संपर्क स्थापित किया, वहाँ के लोगों को संबंध बना, जागरूक किया, उनके संबंधों को स्थापित किया और वो धीरे धीरे कई देशों में अपना पाँव पसार लिए। ठीक है। इसी तरह शुरू के समय में जिस वक्त अमेरिका नाम का चीज़ कोई जानता नहीं था, जिसको नई दुनिया के नाम से लोग जानते थे, उसका स्थल मार्ग से कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन संत कोलंबस के द्वारा जब अमेरिका की खोज की गई तो समुद्री मार्ग की खोज की गई तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो है अमेरिका तक पहुंच हुई और अमेरिका से भारत या विश्व के अन्य भागों तक पहुंच हुई। तो इस तरह जो है भूमंडलीकृत विश्व बनने में भोजन की, सिल्क मार्ग की बहुत बड़ा योगदान रहा। और आगे हम इसी व्यवस्था में पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि कैसे बीमारी ने भी एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ा। धन्यवाद।